दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर इंडियन इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है कि अपने अगले 10 लाख को हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, इंडिया में करना चाहिए या ग्लोबल मार्केट्स में करना चाहिए। तो आजकल हर फंड मैनेजर यूएस इक्विटीज़ की बात कर रहा है, पर क्या ये सिर्फ एक ही ट्रेंड है या इसके पीछे कोई या एक ट्रेंड है या इसके पीछे कोई सॉलिड लॉजिक भी है। तो इसमें हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कि आपको अपना हार्ड अर्न मनी कैसे कहाँ लगाना चाहिए। तो पहला आता है रियलिटी चेक की जो इंडियन रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो रहा है और रिटर्न्स का क्या रियलिटी है। तो सबसे पहले हमें इमोशन से हटकर पहले डेटा को देखना पड़ेगा कि अगर आप 2009 से अब तक का ग्राफ आप देखो तो जो ट्रिपल क्यू यूएस टेक इंडेक्स है जिसमें अमेजॉन, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े जायंट्स हैं, उसने ऑलमोस्ट 2000% गेन्स दिए हैं। वही अगर आप निफ्टी 50 को देखो तो उसने इसका आधा भी परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप शायद कहें कि भाई पर इंडिया में तो स्मॉल कैप और मिड कैप तो 20-21% CAGR देते हैं, हाँ पेपर के ऊपर ये सब अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक हिडन फैक्टर भी है विच इज़ इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन। अगर एवरेज हर साल इंडियन रुपी US डॉलर के मुकाबले 4% गिर रहा है और जब आप US मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो जैसे ट्रिपल क्यू में या तो आपका जो रिटर्न US डॉलर में होता है, इंडियन रुपीज़ में नहीं होता है। अगर आपने वहाँ पे जाके 17-18% भी अगर बना लिए तो इंडियन रुपीज़ टर्म्स में वो रिटर्न और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियली इसको बोलते हैं शार्प रेशियो, यानी इसका जो रिस्क लेकर आप कितना रिवॉर्ड कमा पाते हो। ट्रिपल क्यू का जो रिस्क प्रोफाइल है वो इंडियन मिड कैप से काफ़ी कम रहता है, उसका रिस्क इतना नहीं होता है, लेकिन रिटर्न्स कंपेरेबल होते हैं या बेटर होते हैं। फिर दूसरी बात है कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है बियॉन्ड स्टॉक्स। ग्लोबल इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं बल्कि अपनी फ्यूचर परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो एजुकेशन जो थी 2014 में अगर किसी टॉप बिजनेस स्कूल जैसे इंसेड की अगर हम फीस देखें तो 30,000 यूरोज़ थी और €1 अभी 90 रुपीज़ है, तब 90 रुपीज़ था। तो खर्चा कितना हुआ, 72 लाख आता है। पर आज वही यूरो जो है वो 130 रुपये का, तब 90 रुपये का था, आज 130 रुपये का यूरो हो चुका है, उसके भी ऊपर है और इन्फ्लेशन की वजह से फ़ीस भी अभी बढ़ गई होगी। तो तो जो है इन्वेस्टिंग के 4 मेन रास्ते कौन से कि हम बाहर पैसा कैसे बना सकते हैं। तो इंडिया से बाहर पैसा भेजना अब लीगल और बहुत ज़्यादा आसान है अंडर द LRS, मतलब कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसमें एक इंडियन रेसिडेंट साल का कितना $250K मतलब $2,50,000 तक बाहर भेज सकते हैं। आपके पास 4 मेन ऑप्शन हैं। पहला तो है यूएस इक्विटीज़, मतलब कि यूएस के इंडेक्स फंड्स, ट्रिपल क्यू या S&P 500 से शुरू करो और ये सबसे ज़्यादा मतलब लो रिस्क और कंसिस्टेंट तरीका है कि बाहर से आप कैसे पैसे बना सकते हो। दूसरा है ऑप्शन अपने पास डायरेक्ट स्टॉक्स का, मतलब अगर आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो तो माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़ॉन जैसे जो कंपाउंडिंग मशीन्स है उसमें इन्वेस्ट करो जिनका ऑपरेशन प्रॉफिट जो है 15% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन आता है अपने पास रियल एस्टेट, मतलब कि दुबई या थाईलैंड में प्रॉपर्टी लेना भी एक अच्छा ऑप्शन है। सरप्राइजिंगली दुबई का पर स्क्वायर फुट जो है वो रेट कई बार मुंबई से भी 20-30% सस्ता पड़ता है। दुबई के जो बिल्डर्स है वो बोलते हैं कि भाई हमारा रेट जो है, भले लोग बोलते हैं कितना भी महंगा है पर मुंबई के कंपेयर में तो थोड़ा सस्ता है। तो आप दुबई में भी ले सकते हो, थाईलैंड में भी ले सकते हो रियल एस्टेट। उसके अलावा बॉन्ड्स होते हैं, आप US या ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो। प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि वेस्टेड वगैरह, तो उनके थ्रू आप ले सकते हो, पर इसमें ग्रोथ थोड़ी कम होती है। फिर आता है द पेन पॉइंट्स, यानी कि टैक्सेशन और चार्ज कितना लगेगा ये सब करने का। तो इसमें थोड़ी कड़वी बातें हैं कि इसके कॉन्स क्या है। तो TCS जैसे है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, अगर आप 7 लाख से ज़्यादा भेज देते हो तो गवर्नमेंट 20 तक का TCS काट लेगी। ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है बल्कि आप टैक्स रिटर्न में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो पैसा है कुछ महीनों के लिए ब्लॉक हो जाता है इसमें। और दूसरा होता है कि बैंक कमीशन, पैसा बाहर भेजने पर बैंक्स अपना कट तो लेगी ही,
तो अवॉइड करना इसको बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो ये जो है ये वन टाइम पेन है सिर्फ आपका, तो वन टाइम का पेन जो है वो वर्थ इट है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ की हालत तो अब अच्छे से होने से रही, पता नहीं कब होगा उसका अच्छा। तो इंडियन रुपीज़ की हालत बेहतर होने के साइंस तो अभी कम ही दिख रहे हैं, तो ये वन टाइम पेन झेल लेना इससे ज़्यादा अच्छा है। देन आता है आइडियल पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, मतलब कि 50-50 का जो रूल है, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का कम से कम 50 to 60% जो है वो यूएस मार्केट में रखो और बाकी का इंडिया में रखो। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो घर, जॉब और बाकी का वेल्थ पहले से ही इंडिया में एक्सपोज्ड है ना, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही है कि आपका सारा जो अंडा है एक ही बास्केट में ना हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अलग अलग जगह पे अपना पैसा रखो। तो 50% जो है उसको आप यूएस के मार्केट्स में रखो, 50 to 60%। दूसरा आता है कि एडवांस स्ट्रेटजी। जब आपका यूएस पोर्टफोलियो बड़ा हो जाए, जैसे कि सपोज़ $1 मिलियन हो जाए, तो आप उसको ऑप्शंस इनकम के लिए यूज़ कर सकते हो। लोग यूएस में कंजर्वेटिव ऑप्शन स्ट्रेटजी से महीने का अच्छा कैश फ्लो जनरेट करते हैं, जो इंडिया में रहकर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर आपका अच्छा पैसा हो जाएगा, सपोज़ $1 मिलियन हो जाए, तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस इनकम के लिए यूज़ करोगे। वहाँ के लोग उससे अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं। फिर आता है समरी एंड फैक्ट्स। तो क्या यूएस इक्विटी इंडिया से बेटर है? तो लॉन्ग टर्म में येस, इंडिया से बेटर है, खासकर एआई के टाइम